हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना क्लास 12 का रैनबो का पोएम के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त। पिछले वीडियो में हम लोग मैक्विटी पढ़े थे। आज हम लोग फायर हिम पढ़ेंगे दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो फिक्स स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग पोएट के बारे में पढ़ते हैं, फिर पोएम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल करते हैं एंड एट लेंथ हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम लोग लगाते हैं। आपको हर पोएम का पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाता है दोस्त। पहले आप खुद से लिखने की कोशिश करें, फिर उसके बाद पीडीएफ से मिलाकर आप अपना आंसर को और बेहतर कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। फायर एंड हिम। फायर का मतलब क्या होता है दोस्त? आग। हिम का मतलब होता है भजन करना, स्तोत्र गाना, इस तरह का जो भी आप करते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप उसके बारे में ज़्यादा स्तवन करते हैं, बोलते हैं, भजन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिम बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके जो कवि हैं, जो पोएट हैं, के.की.एन. दारूवाला। अरे भैया, दारूवाला उनका सरनेम है। ज़्यादा दिमाग लग जरूरत ना हो, ध्यान दी है का ध्यान देवे लगे हो, दारू वाला है मैंने नाम है, बेजान दारू वाला मालूम हो कि भाई बेजान दारू वाला। अरे बहुत बड़ा फॉरकास्टर, भविष्य बताने वाला, टैरो कार्ड रीडर, वो है बेजान दारू वाला। बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में। चलिए अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। के.की.एन. दारूवाला। इनका जन्म कब हुआ? 1937, 1937 में। द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब ये जो दारूवाला साहब हैं, इनको 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला। ये बहुत ही जाने माने लघु कथा, शॉर्ट स्टोरीज मतलब लघु कथा, छोटी छोटी कहानियों को लिखने वाले। ये अपने छोटी कहानियों से ये बहुत फेमस हुए और इनकी प्रतिभा जिस जमाने में ये लिख रहे थे, अपने चरम सीमा पे थे, बहुत विख्यात थे। इसलिए इनको इतना सारा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। हिज पोएट्री इज, उनका कविता कैसा था भाई? इन हिज ओन वर्ड्स, उनके खुद के शब्दों में। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं से इधर देखे, उधर पढ़े, उधर समझे, ये अपने शब्दों में सारी कविताओं को रचते थे। अ टोटली इम्पेसिमिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। पूरी तरीके से कैसा होता? इम्प्रेशनिस्ट। इंप्रेशन मतलब सामने वाले को प्रभावित करने जैसा। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या होता है? जिस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं उसके तह तक जाना। जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, मतलब बहुत ही विषयात्मक बात है, जिसके तह तक आप जाने की जरूरत आपको महसूस होती है। ये कोई भी चीज लिखते थे तो उसके एकदम तह तक जाने की बात करते थे। लिख दिए तो उसके तह तक आपको जाना ही पड़ेगा। एक कविता पढ़ेंगे, हम लोग को समझ में आएगा दोस्त। He claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy. ये क्या बोलते थे कि जो मेरी कविताएं हैं ना, मेरी कविताएं कैसी हैं? रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, मतलब एकदम ग्रामीण, अर्दी यानी धरती से जुड़ा हुआ इनका बात, इनका एक्सप्रेशन हुआ करता था। ये बोलते थे, क्लेम करते थे कि नहीं भैया मेरा चीज है तो ऐसा नहीं होगा, एकदम धरती से जुड़ा हुआ, एकदम बेसिक्स बातों को सबके सामने ये रखते थे। ही शंस sophistications as he thinks that is, while adding gloss takes away the power of verse. अब क्या करते थे? इनका जो कविताएं को लिखते थे, रचते थे, लयबद्ध तरीके में प्रेजेंट करते थे, ये कैसा होता था? बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता था। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है कोई भी चीज, मतलब बहुत ही उन्नत किस्म का है, हम लोग के समाज से थोड़ा बेहतर है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हम लोग सोसाइटी जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड। एग्जैक्ट हिंदी बताना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। बहुत अच्छा, उन्नत हम लोग बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है।
एज ही थिंक्स दैट इज, मतलब जैसा कि वो सोचते थे, while adding gloss takes away the power of words। अगर ये क्या सोचते थे कि अगर आप उसमें कुछ ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी एक्चुअल ब्यूटी को खत्म कर देगा। जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, चलिए मान लीजिए आप बहुत खूबसूरत हैं, जो आपकी एक्चुअल खूबसूरती है आपके सादेपन में है, लेकिन आप क्या करेंगे, ऊपर से पूरा लीपापोती कर लेंगे, तो फॉर दैट मोमेंट यू फील योर सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, बट आफ्टर सम एक्सटेंट व्हेन यू वॉश ऑल योर द एक्स्ट्रा cream on your face, powder on your face, whatever you have just put on, तो आपका एक्चुअल खूबसूरती दिख जाएगा दोस्त। तो यही ये बोलना चाहे कि अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाल देंगे तो उसका एक्चुअल ब्यूटी खत्म हो जाएगा। शब्दों की, द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव। इनकी कविताओं का जो मेन अर्थ होता था, मेन उद्देश्य होता था, थीम होता था, क्या होता था, लव, प्यार, डेथ, मृत्यु, डोमिनेशन, मतलब किसी के ऊपर हम लोग जो डोमिनेट करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, साइनिज्म, मतलब जब हम लोग किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, उसके पीछे दीवानगी हमारी हो जाती है, थोड़ा सा हम लोग मिजाज सनक हो जाता है, मतलब एकदम दीवानगी के हद तक इस टाइप से जब हम लोग हो जाते हैं। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, हमारे समाज का दशा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो वायलेंस मतलब हिंसा, इन सब चीजों, रियलिस्टिक चीज जो कि हमारे और आपसे जुड़ी हुई है, इन सब चीजों की बात हो रही होती है। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशंस। ये क्या करते हैं, कैसे को, मतलब जैसे पोएटिक क्रिएशंस का मतलब क्या होता है, काव्यात्मक जो रचनाएं हैं वो इनके लिखावट में बहुत अच्छे से समझ में आती है। जब लिखते हैं तो लगता है जैसे कि क्या खूबसूरत शब्द को एक धागे में पिरोया है, जैसे लय में पिरो दिए हैं, तो एक कविता जैसा माला रच के तैयार हो जाता है दोस्त। जितना खूबसूरत मोती, यानी जितने खूबसूरत शब्द होंगे उतनी ही खूबसूरत उसकी कविताएं होंगी, यानी कि उसका माला होगा दोस्त। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, चूंकि ये पुलिस विभाग में थे, वायलेंस इज इन एवॉर्डेबल इन हिज पोएट्री, इनकी कविताओं में वायलेंस नहीं छूटा था। अरे भैया आप पुलिस डिपार्टमेंट में होइएगा तो गोली बंदूक से तो आपका वास्ता होगा ना जी। अब गोली बंदूक में वास्ता होगा तो आपका दिमाग में कैसे चलेगा, कुछ लिखिएगा तो लास्ट में ढिसुम ढिसुम वाला टाइप तो दिमाग तो चल भी करेगा ना, मार देंगे, पीट देंगे, उड़ा देंगे। ये तो भैया पुलिस रहेगा तो उसका टोन, उसका सब कुछ तो थोड़ा सा तो रहेगा ना भैया, पुलिस टाइप का। हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड, जो ये कविताएं लिखे उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था क्या था, अंडर ओरियन, ये 1970 में लिखे, एप्रिसन इन अप्रैल 1971 में लिखे जो पब्लिश हुई, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में, 1976 में पब्लिश हुई दोस्त। इस तरह से इतने प्रतिभा के धनी थे केकी एन दारूवाला साहब। अब हम लोग क्या करते हैं, कविता को पढ़ते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड, phosphorescence and wandering ghost lights frighten passers-by. As moonlit scuttle among the bones, once strolling at dawn past riverbank and ghat, we saw ambers losing their cruel redness to the grey ash that swallow all half-cooked limbs. देखिए इस कविता में बहुत सारा बात डेप्थ तक समझ में आ रहा है दोस्त। एक तो शाब्दिक अर्थ दिख रहा है, एक इसका भाव दिख रहा है। अगर आप इसके भाव में जाएंगे तो बहुत 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 गहरा इसका अर्थ दिख रहा है दोस्त। दारूवाला साहब कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? दारूवाला जो सरनेम है बाबू, ये पर्शियन लोग का है, पारसी लोग हैं। पारसी लोग किसकी पूजा करते हैं? अग्नि की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। वो लोग आग का पूजा करते हैं। जैसे आप और हम जैसे अलग अलग चीजों का पूजा करते हैं ना, तो वो लोग अग्नि का पूजा करते हैं, आग का पूजा करते हैं। अब समझिए यहां पर क्या क्या बोलने की कोशिश की है। वो बोलते हैं द बर्निंग घाट्स इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस मतलब क्या? फास्फोरस, उसके जैसा एसेंस, मतलब जिसमें आग लगेगा। बर्निंग घाट है, मतलब घाट कहां होता है? किसी नदी, तालाब, समुद्र के किनारे वाला हिस्सा।
तब आप ये समझिए द बर्निंग घाट्स इरप्टेड, माने जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है, वोल्केनो माने ज्वालामुखी का लावा जो है फुट फुट के बाहर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? इरप्शन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इरप्शन बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है? द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, मतलब जो जलता हुआ जो घाट है, यानी घाट के बगल में जो आग लगी हुई है। अब देखिए यहां पर कैसा अर्थ निकल सकता है, यहां पर यह भी अर्थ निकल सकता है जैसे कोई जलता है, जब नदी किनारे ही लोगों को जलाया जाता है मरने के उपरांत। अब यहां पर यह मत समझिएगा मरने उपरांत की बात कर रहे हैं, बट हम आपको एक रिसेंबलेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं, तुलनात्मक आपको अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त समझने की कोशिश कीजिए, कितना मजेदार अर्थ निकलेगा इनका, कितना सुंदर से ये लिखे हैं, ये बताना चाह रहे हैं आपको। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेन पासर्स बाय, जो इसके अंदर से जो लपटें निकलते हैं, जब कहीं से आग लगता है तो उसकी जो लपट होती है, लौ होती है, जो हिलता हुआ जो लपट निकलता है दोस्त, ये कैसा होगा? जो भी वहां से गुजर रहा उसको डरा देगा। डराएगा मतलब जब इतना तेज धधकेगा कि कहीं आग लगाइएगा, उसकी जो लपट अगर ऊंची होगी तो जो वहां पर रहेगा उसको क्या लगेगा? अरे बाप रे बचो, कहीं हमको ना जला देवे। इस टाइप से जो फीलिंग आएगी दोस्त, ये क्या है? ये यहां पर बताने की कोशिश किए हैं। एज मूनलाइट स्कर्टल्ड अमॉन्ग द बोन्स, as moonlit scuttled among the bones, once strolling at dawn past river bank and घाट। अब क्या बोलता है? यदि मूनलिट कब होता है भैया? मूनलिट यानी चांदनी रात। चांदनी रात कब होगी? जब चंद्रमा निकलेंगे। चंद्रमा कब निकलेंगे? रात को। अब देखिए कितना सुंदर से, रात बोलने की जगह पे क्या लिखे हैं? मूनलिट। देखिए कवि कितना सुंदर से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। नाइट में लिखे हैं, मूनलिट लिखे हैं। एज मूनलिट स्कर्टल्ड अमॉन्ग द बोन्स, यहां पर बोन्स क्या है? हड्डी। जब किसी चीज को जलाया जाता है और वहां पर उस जगह पर जहां पर आग लगी हुई है, जहां घाट के बगल में आप आग लगा दिए हैं, जब वहां पर आग लगाए हैं तो जो वहां से लोग तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां से पासर्स बाय, जिसको लग रहा है कि हमको जला देगा, वहां से तेज भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? उसको इस बात का डर है कहीं हम वहां रहे तो उस लपट में हम ना आ जाएं। ठीक है, अब आगे देखिए। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू द ग्रे एश दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। अब क्या बोलता है? वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट। स्ट्रॉलिंग का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? आराम से कोई जब टहलता है तब उसको बोलते हैं स्ट्रॉलिंग। जब कोई वहां से आराम से गुजर रहा है, कहां? नदी के किनारे से, घाट से, तो क्या देखता है? अब रात हो गई है, दिन में आग लगाया गया था, अब रात हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे तुलनात्मक है। दिन में आग लगी, अब रात हो गया। और जब रात में, दिन में लोग वहां से कैसे तेजी से भाग रहे थे, और रात हो गई तो लोग आराम से जा रहे हैं। क्यों? जो आग की लपट है ये बहुत शांत हो गई है। आग की लपट शांत हो गई है। आग जो लगी हुई है धीरे धीरे ठंडक पड़ते जा रही है उसमें। अब वहां पर क्या हो रहा है? वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। एम्बर्स मतलब जैसे हम लोग कोयला वोला जलाते हैं तो कोयला लकड़ी उकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है? जब उसमें का आग खत्म हो जाता है, माने लौ निकलना खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या देखते हैं? हल्का हल्का लाल 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 उसका हवा चलेगा, देखिए लाल लाल उसमें से आग जैसा निकलता रहेगा। वो क्या होता है? आग जैसा निकलता रहेगा, माने का बुझलो? जब उनमें से निकली आग नियन लाल लाल जे रही, धीरे धीरे ठंडा होत जाई। जैसे जैसे रात होखी, मौसम ठंडा होखी, ओकर लपट, ओकर तपिस, ओकर ताप, ओकर लालिमा धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक है नु? टू द ग्रे ऐश, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो कैसा में बदल जाएगा? वो राख में बदल जाएगा। अब कोई भी आग को लगाइएगा तो जब वो ठंडा होगा, अगिया बुझ जाएगा तो कैसन हो जाएगा? राख नहीं लोकेगा, राख जैसन हो जाएगा। दैट swallow ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। अब देखिए कितना सुंदर बात बोला हुआ है यहां पर, समझने वाला बात है। वो आग क्या किया? उस जलते हुए लिम्स को अपने में समा लिया। अगर किसी आदमी को जलाया जा रहा था, किसी आदमी को जलाया जा रहा था, तो आग क्या किया? उसके लिम्स, शरीर के अंगों को अपने अंदर समेट लिया, जला दिया। और जो कुछ बच गए, हाफ कुक्ड लिम्स से, अधूरे जले हुए थे, जो बचे हुए थे,
कैसा लग रहा है? देखिए कितना तह तक बात बोला जा रहा है। देखिए भैया, एक कविता जो होता है ना उसका बहुत सारा अर्थ निकलता है। आपका दिमाग कहां तक चल रहा है यह डिपेंड करता है। आप कितना सुंदर से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाबू। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। आगे का नाम बोलता है बोर विटनेस टू द फायर्स डिमॉन्स्ट्री माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स। अब देखिए कितना बड़का बात बोल दिया बाबू। यहां पर बोल रहा है कि बोर विटनेस टू द फायर्स डिमॉन्स्ट्री। बोर विटनेस मतलब आप उसके गवाह हैं। आप वहां गए होंगे, जब गुजर रहे होंगे तब गवाह है ना जी। आप देखे ना कितना आग था, कितना तपिश थी। अब जब रात हो गया तो कितना ठंडक हो गया, आग बुझ गया, उसकी लालिमा खत्म हो रही है, अध जले हुए चीज वहां पर पड़े हुए हैं। तो क्या बोलते हैं कि बोर विटनेस टू द फायर्स डिवेंचरी, मतलब आग का ये देखिए कैसा व्यवहार है। कुछ को तो पूरा जला दे रहा है, कुछ बचे हुए रह जा रहे हैं। अब देखिए तुलना कैसे किया गया, आग के सामने जो रहेगा वो है ना जलेगा। हो आप इन्हें कर देंगे, बोलेंगे वो जल भी नहीं, क्या ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब यहां पर देखिए कवि कैसे बोल रहे हैं, जो आग है, जो लपट है, वो क्या की है, कुछ को जला दी है और कुछ बच गए हैं। माई फादर सेड, मेरे पिताजी बोले, क्या? यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तुमने उस अध जले हुए उंगलियों को देखे? अब सोचिए कितना बड़ा बात है बाबू। क्या क्या कवि का दिमाग कैसा है, सोचिए कितना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। यहां पे बोलते हैं क्या, एंड बोन्स स्टब्स, बोन्स मतलब हड्डियां और स्टब्स मतलब अध जले हुए। तुमने देखे वहां पर अध जले उसकी उंगलियों और अवशेषों को जो पूरे तरीके से नहीं जल पाए हैं? कौन बोल रहा है? कवि के पिताजी। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड्स, जो आग है उस समय पर उस मरे हुए इंसान या जिसको बोल लीजिए, उस मरे हुए का चीजों को जलाना भूल गई है। जोरोद्रस्ट्रियन आई, अब क्या थे वो? जोरोद्रस्त थे, पर्शिय थे ना। पर्शियन लोग किसको मानते हैं? जोरोद्रस्त को पूजते हैं वो लोग। तो माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। अब क्या बोलते हैं कि मैं एक जोरोद्रस्ट्रियन हूं, मतलब जैसे कि हम लोग पर्शियन हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे उसकी उंगलियों में जो अधजले हुए जो उंगली है ना, जो जली हुई नहीं है, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, उनके जो गांठ है ना, ये गांठ, इसको नॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉट। जैसे हम लोग एक उंगली में कितने नॉट हैं? 1 2 3। एक हमारा उंगली का बेस, दूसरा तीसरा, हम लोग गिनते हैं ना जी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 3 घाट है ना जी, 1 घाट 2 घाट तीसरा घाट, तो इसी को हम लोग नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब जॉइंट्स, नॉट माने गांठ। सिंपल गिट्ठा पारा ना हो तो गिठवा जे पारबा ओकरा नॉट बोलल जाए। ठीक है, ठीक। तो अब का हो गई कि ये जो नॉट है ना अंगुलिया के, ओकर बीच में दर्द होते। काहे भाई? जलल ना है तो होते ही ना दर्द। ध्यान देवे की बात हो। आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब बोलते हैं यहां पर कवि क्या बोलता है, आई श्योर मतलब मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने कसम खाई। स्वीर मैंने कसम खाना, आई श्वेर बोलते हैं हम लोग, कसम मैं कसम खाता हूं, कैसा नहीं करें, अरे मां कसम यार हमने की है। तो उस तरह से कवि ये बोलता है कि कवि ये कसम लेता है टू सेव फायर, उस आग को बचा के रखेंगे ताकि आग बुझ ना जाए। क्यों भाई? क्यों ना बुझे आग? क्योंकि जो वहां पर लाश रखा हुआ है, जो मृत शरीर है, उसको पूरी तरीके से जला दे, चीजों को करना वो भूल न जाए। ध्यान में आ रहा है दोस्त? कितना गूढ़ बात बोला हुआ है। इट नेवर फॉरगॉट, ये कभी नहीं भूले। एंड 20 ईयर सिंस, जब ये 25 साल के हो गए, उस समय से ये चीज को नहीं भूल पाए हैं। क्या? एज आई कॉन्साइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मतलब जब ये पहली बार
बॉर्न टू द फ्लेम्स, जब इनके सामने किसी लपट को जब देखे, उसको वहां से निकलते हुए, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 माइल्स, जो सबसे नजदीक वाला जो साइलेंस का जो टावर था, साइलेंस टावर मतलब टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या हो गया दोस्त, यहां पर इसका मतलब निकलेगा जहां पर शांति की बात हो रही हो, जहां पर सबसे अधिक शांति की बात हो गई, जहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जबरदस्त। अगर कभी आप लोटस टेम्पल जाइएगा दिल्ली में, आप जानते हैं लोटस टेम्पल क्या है? हर महादेश में एक ठो लोटस टेम्पल है बाबू। तो लोटस टेम्पल हम लोग के यहाँ दिल्ली में है, कालका जी में है। अगर आप वहां जाइएगा, उस मंदिर में चले जाइएगा, उस मंदिर में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। एक सुई भी गिर जाए पूरा मंदिर में गूंज जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। वहां पर एकदम शांति, वहां पर जो लोग भी जाते हैं अपने मन को शांति पहुंचाने के लिए पहुंचते हैं दोस्त। कभी मौका लगे जरूर जाइए, उसको फील कीजिए वहां पर जो भी हम बात बोल रहे हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 माइल्स, मतलब जहां पर ये कवि साहब रहते हैं वहां से ये टावर ऑफ साइलेंस मतलब वो जो मंदिर है हजारों मील दूर है। द फर्म हिम सेड टू मी, ये जो सबसे मजबूत जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान में जो आस्था रखते हैं, जो लोग जिस जिस धर्म को पूजते हैं उस धर्म में जो उनकी आस्था के तरफ जो वो मंत्र का जाप करते हैं या अपने बातों को जो भजन करते हैं, स्तवन करते हैं, यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम हमेशा माफ किए हुए रहोगे वहां पे, मतलब तुमको माफी मिल जाएगी, तुम माफ किए हुए रहोगे, ब्रोकन, टूटे हुए रहोगे, येट रिबेलियस, जो नियम को नहीं मानता है, रिबेल कर देता है, विद्रोह कर देता है। रिबेलियन मतलब विद्रोही, जो कानून बनाया गया उसको नहीं मानने वाला, तुम फिर भी रिबेलियस रहोगे, मतलब नहीं मानने वाले रहोगे। आई शो दिस टाइम, इस समय मैं कसम खाता हूं, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, मैं इसको बचाऊंगा। क्या? उस समय सिचुएशन में जो माफ किया जाने वाला जो पाप होगा उससे मैं बचाऊंगा इसको, वो बचा रहेगा। ऐसा है दोस्त ये कविता। क्या कमाल का कविता दोस्त, कितना रिजेम्बलेंस है, सुन के कैसा लग रहा है, अर्थ कैसा निकल रहा है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट, क्या यहां पर कवि जो है बर्निंग घाट के दृश्य को बताने की कोशिश किया है? हाँ बिल्कुल। पासर्स बाई टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट, क्या जो पासर्स बाई हैं क्या वो जो बर्निंग घाट के जो तरीके को इग्नोर करने की कोशिश किए हैं? नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट, जो जहां पर आग जलाई जा रही है घाट के किनारे, क्या वो रात में बहुत ही डरावनी महसूस हो रही है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो लोग वहां से भागते क्यों? वहां पर अधजले हुए अवशेष क्यों दिखते हैं आपको? द रेडनेस ऑफ फायर एपियर्स क्रूएल टू द स्पीकर, रेडनेस ऑफ द फायर माने जो आग की जो लालिमा थी स्पीकर को क्रूएल दिखती है क्या? हाँ, तभी तो लिखे हैं वहां पर क्रूएल शब्द का प्रयोग किया गया है। द हाफ बर्न लिम्स एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वॉकिंग ऑफ फायर, जो हाफ लिम बर्न्स हैं, जो अधजले हुए जो लिम्स हैं, क्या पोएट के हिसाब से क्या बोलते हैं इसको, आग का जो जलना है, क्या ऐसा ही वो सजेस्ट कर रहे हैं? यस, ऐसा ही हुआ था ना, वहां पर भी पूरा नहीं जला था, अधजले हुए लोग चीजें थी। द स्पीकर बिलोंग्स टू ए जोरोस्ट्रियन रिलीजन, मैंने जुरुद्रस थे स्पीकर, यस पारसी तो थे ना भाई। द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड विद द व्यू ऑफ हिज फादर, स्पीकर यानी कि जो कवि थे अपने पिताजी के व्यू से संतुष्ट नहीं थे, ऐसा क्या? नहीं, वो संतुष्ट थे, यहां गलत हो गया। द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वॉज कंसाइन्ड टू द फायर अंडर कंपल्सन, क्या जो सबसे पहले जो जन्म लिए और उनके साथ जो इस तरह का चीज उनके सामने जो हुआ, क्या वो मजबूरी में ऐसा हुआ था? ऐसा तो था नहीं, गलत है दोस्त। अब उसके बाद क्या है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, कविता में आप देखेंगे तो लाइन उसका आपको वर्ड मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पे देखेंगे। हाउ डिड द पैसर्स बाई गेट फ्राइटेंड, पैसर्स बाई जो वहां से गुजर रहे थे घाट से कैसे डर गए? क्योंकि जो घाट पे आग लगी हुई थी, आग की जो लपट थी उसको देख के वो डर गए। अरे
कहीं हमको ना कुछ हो जाए, इस टाइप से। विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू? द बर्निंग घाट रेफर टू क्या? द होली पीपल यूज टू वर्शिप, मतलब पवित्र लोग जो वहां पर खड़े होकर क्या करते हैं, उसका पूजा करते हैं, वो उसको बताने की कोशिश की जा रही है वहां पर। ठीक है, आग है, अब जैसा कि हम आपसे बताया वो लोग जलते हुए अग्नि की पूजा करते हैं, तो इस तरह का बात होगा ना दोस्तों उसके साथ। वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड? घाट कहां थी? नदी के किनारे थी। और कहां था? घाट बोलते किसको भैया? समुद्र किनारा, नदी का किनारा, ये सब घाट बोलते हैं, सीशोर बोलते हैं, बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं। वॉट डज द स्पीकर ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट? सुबह में क्या ऑब्जर्व करता है? तो ऑब्जर्व वहां पर क्या ऑब्जर्व किया? सुबह में वो आग को ऑब्जर्व किया, सुबह में वो आग को ऑब्जर्व किया जब वो लपट निकल रही थी, तो करे भैया वहां तो आग लगा हुआ है। वाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल? ऐसा क्यों बोलते हैं कि रेडनेस ऑफ द फायर क्रूएल है? क्योंकि वो सारी चीजों को अपने अंदर समा लेती है। आग के पास जाएगा तो आग किसको छोड़ेगा भैया? सोच के देखिए तो, आग किसी का मित्र हुआ आज तक? जे भी जाएगा खत्म हो जाएगा बाबू। इन वॉट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? किस कारण से जो आग है, अब जो वहां पर जल रहे होते हैं उसको वो भूल जाता है, वहां पर वो बोन और अनबर्न्ड बॉडी पार्ट्स को वो भूल जाता है जलाना। वाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी? यहां पर स्पीकर अपने धार्मिक पहचान को क्यों सबके सामने लाने की कोशिश करता है? रिवील मतलब सबके सामने लाना, उजागर करना। ये ऐसा इसलिए करता है दोस्त कि वो ये बताना चाहता है कि वो जो कर रहा है वो अपने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर कर रहा है। Why did he consign his firstborn to the flames? वो अपने फर्स्ट बॉर्न मैंने जब वो बड़ा हुआ तो पहली बार उसके सामने जो लॉ थी उसके सामने वो क्या भेजना चाहा? ये उसके रिवाज हैं। शायद उन लोगों के यहाँ कुछ रिवाज होता होगा दोस्त, कुछ प्रथा होती होगी कि क्या करना है, आग के सामने जाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ भी अपना परंपरा होता है ना जी, कुछ होता है तो किसी को जनेऊ डाल दिए, तो किसी को शादी में किए, शादी में ऐसे किए, मटकोर किए, तो घी उठारी किए, अरे कुछ किए ना। तो हर का एक रीति रिवाज है, तो उसका भी एक रीति रिवाज होगा। वॉट डिड द फॉर्म हिन से टू हिम? द फॉर्म हिम क्या उसको बताना चाहा? उसको यह बताना चाहा कि उसको माफी तो मिल गई है, उसको माफी तो मिल चुकी है, माफ तो हो चुका है, लेकिन वो अग्नि को माफ नहीं करेगा क्योंकि वो सब कुछ को जला देता है। और उसके पास जो अवशेष बचे हैं अध जले हुए, तो क्या होता है याद है ना आपका, उसका जले नॉट्स में उसको जो पेन हो रहा था, वो वाली बात। What are the different forms and roles of fire at the घाट? घाट पे आग का अलग अलग तरीका क्या हो सकता है? उसका डिफरेंट फॉर्म एंड रोल्स क्या है? आग का काम क्या भैया? किसी भी चीज को जला देना। जल जाएगा तो क्या होगा? राख बना देना। जलेगा तो क्या होगा? वहां पर आग का लपट से हीट को बढ़ा देना। ये सब उसका काम है, करेगा। जो भी चीज जाएगा उसको जला के राख कर देगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ा देगा। यही तो उसका क्वालिटी है दोस्त, आग का क्वालिटी। और है क्या? हाउ डज द घाट अपियर टू द कॉमन पीपल? आम लोगों के लिए घाट कैसा महसूस होता है? घाट जो होता है बाबू, जैसे लगता है जब वहां पर आग लगा हुआ रहेगा तो लगेगा एकदम आग का गोला है। जहां पर भी आग लगा दीजिए एकदम दम धक धकने लगता है। देखते हैं होली में जब आग लगता है तो कैसे लगता है, जब होलिका दहन होता है तो आग लगा देते हैं तो कितना लौ फैल जाता है बाबू। आसपास में लोग कितना दूर दूर होने लगते हैं, उसका लपट का लोग गर्मी को, तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वही वाला हालत यहाँ घाट का भी है दोस्त। वो घाट क्या होता है? आग कदम गेंद जैसा लगता है, आग आग चारों तरफ हो जाएगा, जो भी चीज वहां पहुंचेगा उसको जला के राख कर देगा, कोई भी चीज को नहीं छोड़ेगा। इस तरह का वहां पर बताने की कोशिश किया गया है वहां पे। व्हाट इज द फायर डिवेंचरी? फायर डिवेंचरी क्या है दोस्त? फायर क्या करता है? डिवेंचरी कहने का मतलब हो गया कि आग का काम है किसी चीज को पूरी तरीके से जला देना, लेकिन जब कभी भी आग ऐसा होता है कि चीजें बच जाती हैं तो वो ठीक नहीं होता। बाकी तो आग तो किसी भी चीज को जला कर राख कर देती है दोस्त। तो यहां पर
ये वाला बात कभी बताने की कोशिश किया गया, जो भी चीज़ चल रहा है तो आग पूरा जगह धुआं धुआं कर देता है, जो कि सही नहीं है, बट होता तो यही है, धुआं धुआं कर देगा, जलेगा तो पूरा धुआं, और जलने के बाद पूरा काला धुआं, राख पूरा सिस्टम को वहां पर बिखेर देता है दोस्त। What has offended the religious sentiment of the speaker when he was a child? जब स्पीकर बच्चा था तो उसका जो धार्मिक संवेदनाएं थी, सेंटिमेंट्स थे, भावनाएं थी, वो कैसे उसको बहुत ही कचोटती थी, इसलिए कि उसके पिताजी क्या हुआ, वही आग जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जब कोई मरा, जैसे पोएट के पिताजी जब मरे तो उनको भी आग में डाला गया। तो सबको आग में, हम लोग जब मरते तो कहां जाते हैं भैया, घाट पर ले जाके हम लोग को भी आग में डाला जाता है ना जी, हम लोग को भी दाह संस्कार किया जाता है ना, फ्यूनरल हमारा भी होता है ना, तो उस तरह उनका भी फ्यूनरल होगा ना। जब फ्यूनरल होगा, फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, उसको फ्यूनरल बोलते हैं। जब उनका भी होगा तो उनको भी दिक्कत होगी, देखे होंगे अपने पिताजी का तो उनको कितना खराब महसूस होगा। तो सबसे पहला उनके दिमाग में यही वाला बात गया होगा कि जब मेरे पिताजी को ऐसा हुआ है तो कितना परेशानी हुआ। इसी चीज़ को याद करके वो सब कुछ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब पोएट क्या बोलते हैं, यही उनको सबसे ज़्यादा पहुंचा, उनके दिमाग में जो चोट पहुंचा, उनके दिल में जो चोट पहुंचा, यही था। वाई डू यू थिंक द स्पीकर कंसाइन्ड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स? ऐसा आप कैसे बता सकते हैं कि जो क्यों ऐसा हुआ होगा कि कभी अपना जन्म के बाद पहली बार इस तरह का चीज़ को देखकर वो बहुत आहत हुए होंगे? ऐसा इसलिए होता है दोस्त कि जब भी कोई चीज़ वहां पहुंचता है तो लपट उसको अपने आगोश में ले लेती है। कोई भी चीज वहां पहुंचेगा, आग को देखिएगा, कुछ भी आप जलाइएगा, पत्ता, कागज, लकड़ी, किसी का अंतिम शरीर को, मृत शरीर को देखिए तो कैसे वो उसको अपने लपेट में, अपने गोद में, अपने आगोश में लेकर उसको एकदम खाक में मिला देती है आग। ये बहुत बड़ा चीज है दोस्त। अब बोलते हैं कि जो वहां पर जो सबसे नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस है, जो उनका जो मंदिर है, शांति का जो मंदिर है, वहां से कोसों दूर है, और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम यहां से दूर जाकर अपने माथा को शांत करें, लेकिन वो सोचते हैं कि कैसे जाएं, ये भी तो हमसे कोसों दूर है, कैसे होगा। वाई द स्पीकर ब्रोकन एंड हाउ डिड ही रिगार्डेड हिमसेल्फ रेबेलियस? स्पीकर का जो दिमाग है, दिल है, कैसे टूटा हुआ महसूस हुआ, वो अपने आप को कैसे रिबेलियस महसूस किया। रिबेलियस मतलब कानून को तोड़ने वाला, बोला ना हम नहीं मानेंगे इसको। कैसे उसके मन में ये वाला भावना आई? इसके मन में भावना इसलिए आई क्योंकि स्पीकर जब छोटा था, उसकी हाथ जली होगी, तो वो कैसा हो गया होगा, उसको बहुत तकलीफ हुई होगी, और जब तकलीफ हुई होगी तो क्या सोचा होगा, आज के बाद हम इससे दूर रहेंगे। लेकिन चूंकि उनको तो उसी का पूजा करना है, और जब उनके पिताजी का देहांत हुआ होगा, उनको भी जब आग में डाला गया होगा, मतलब दाह संस्कार किया गया होगा, तो वो भी चीज को देखे होंगे, तो उनको महसूस हो गया होगा कि आग के साथ उनका जो वास्ता है बहुत ही थोड़ा सा विद्रोही टाइप का हो गया होगा। इसलिए सोचे होंगे कि अब हम कसम खाते हैं कि अब इसको ऐसा नहीं, ऐसा होने देंगे। अब उनको समझ में आने लगा होगा सिचुएशन में। वाई डिड ही स्वेयर ट्वाइस टू सेव द फायर फ्रॉम टू डिफरेंट सीन्स? वो क्यों कसम खाए दो बार कि ही सेव द फायर, वो आग को बचाएंगे, किससे? दो अलग अलग पाप होने से। अब जो पाप हो जाएगा उसको कैसे हम उसको बचाएंगे? तो वो क्या बोले, व्हेन द स्पीकर वाज अ चाइल्ड, जब स्पीकर क्या थे, बच्चे थे, तो एक बार उनका जब हाथ जला होगा तो उसके नोट में जो पेन हुआ होगा, उसी कारण वो सोचे होंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है। जब पिताजी का जब आग में गए होंगे, उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, तब एक बार वो सोचे होंगे कि नहीं भैया इस तरह का परेशानी है। इस दो कारण से आप देखिए कविता में लिखा होगा दो जगह सीन को, एक हैड फॉरगॉटन एंड टू बी फॉरगॉटन बाय सीन, ऐसे करके दो लाइन लिखा हुआ होगा दोस्त, आप उसको देख सकते हैं। दो द पोएम रिवील्स द रिलीजियस लीनिंग ऑफ अ पारसी, यहां पर एक पारसी के धर्म के बारे में बताने की कोशिश की गई है इस कविता में। इट स्टिल हैज इट्स ह्यूमन अपील, फिर भी एक मानव के लिए इनका एक अपील होता है। जस्टिफाई इट विथ योर ओन कमेंट्स, आप अपने शब्दों में इसको कमेंट करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये ह्यूमन एक्ट है। जैसे अब कोई भी मरेगा तो उसको जलाना तो पड़ेगा ना भाई, अब जलाना तो है, आदमी जब मर ही गया, उसके अंदर में प्राण नहीं है, तो उसको तो आप जला रहे हैं। तो एक तरह से
एक तरह से अलग टाइप का व्यवहार लगता है, सोच के देखिए ना कैसा लगता है, लेकिन हम लोग का परंपरा है, हम लोग का ट्रेडिशन है कि जब मर जाता है कोई तो उसको उस तरह से जलाना ही है। तो किसी के लिए चाह के भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको ये काम करना है। तो इस तरह से दोस्त हम लोग का क्वेश्चन आंसर भी होता है। इसका पीडीएफ हम अभी लगा दे रहे हैं, वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको पीडीएफ मिलेगा, जैसे बाकी वीडियोस में आप देख रहे होंगे वैसे इसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ। बहुत बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू।